अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझने वाले हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ आएगी। तो ये लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा क्लास 9 का ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ न्यूटन ने दिया था और ये लॉ हेवनली बॉडीज के लिए भी एप्लीकेबल है और जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटे मैसेज के लिए भी एप्लीकेबल है। ये लॉ आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेके बड़ी बड़ी बॉडीज जैसे अर्थ है, सन है, इन तक भी एप्लीकेबल है। पॉइंट मैसेज के लिए भी एप्लीकेबल है और हेवनली बॉडीज के लिए भी एप्लीकेबल है। इस लॉ की स्टेटमेंट कुछ यूं है अकॉर्डिंग टू न्यूटन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है, दो मैसेज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का कहना ये था कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी ही ज्यादा होगी जितना उन दोनों बॉडीज का मैस का प्रोडक्ट होगा। मैस का प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर मान ले एक बॉडी ये है, एक बॉडी दूसरी ये है, ये कोई दो बॉडीज पड़ी हुई, ये बॉडी M1 है और इसको बॉडी M2 कहेंगे। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी जितना इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, मैस का प्रोडक्ट। मान ले M1 आपके पास है 2 kg और M2 कितना है 3 kg। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 2 × 3 यानी कि 6 आ रहा है प्रोडक्ट। अब M1 आप चेंज कर लो, M1 आप ले ले 5 kg, M2 ले ले आप 6 kg। अब कितना मिलेगा प्रोडक्ट 5 × 6 यानी कि 30। प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैस। जब आपने मैस 2 और 3 लिया तब मैस का प्रोडक्ट कितना आया 6। जब आपने प्रोडक्ट 5 और 6 लिया तब प्रोडक्ट कितना आया 30। जब न्यूटन के कहने का मतलब है इन दोनों बॉडीज का मैस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतनी ही ज्यादा होगी। एक चीज हमें स्पष्ट तौर पे पता चल गई कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मैस के प्रोडक्ट के। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज, या बोले these two bodies नहीं बोलेंगे, the force of attraction between two particle या two bodies is directly proportional to product of their masses। इंग्लिश बना देंगे, लिख देते हैं इस बात को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे हम। स्टेटमेंट हम रट्टा नहीं मारेंगे बल्कि समझ के बनाएंगे। स्टेटमेंट कैसे बनेगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम बोल सकते हैं, या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज, दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their masses, इन दोनों के मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात हमें पता चल गई, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आगे बस 5 मिनट सब क्या है प्रोडक्ट ऑफ दियर मैसेस, यानी इन दोनों का मैस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान ले r है डिस्टेंस, जितना ज्यादा r होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। यानी कि हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि r के ज्यादा होने से फोर्स कम हो रही है, r के कम होने से फोर्स ज्यादा हो रही है। यानी कि ये मतलब एक के बढ़ने से दूसरी चीज
कम हो रही है और एक के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है, यानी कि अगर आर बढ़ा दो फोर्स कम हो रही है, इनवर्सली मतलब है। अगर आर कम कर देते हो फोर्स ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोल सकते हैं एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों के मेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इस चीज को कैसे बोलेंगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इससे आगे बात कैसे जारी रखेंगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between their centers, इनके सेंटर से डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात भी हमें पता चल गई। ये इसकी स्टेटमेंट है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। अब इस चीज को जरा मैथमेटिकली लिखें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, मेस के प्रोडक्ट के, यानी कि m1 और m2 के। इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, देखिए मैथमेटिकल जो हमने बात इंग्लिश में की थी वही मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, r के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। हम लिख देंगे कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास होगा Fg इक्वल टू, यहां पे आएगा Gm1 m2 डिवाइड बाई रेडियस के स्क्वायर के। जहां पे ये G है ये आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हियर G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है थ्रू आउट द यूनिवर्स, पूरी कायनात में। इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ G 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। देखिए जी, हमने कहा कि ये वैल्यू क्या है, इसकी कांस्टेंट है। इसकी यूनिट क्या होगी, खुद से बताओ, यूनिट क्या होगी। ये G को अलग करें तो F G R स्क्वायर और ये m1 m2 क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो यहां क्या बचेगा, G। देखो Fg R इसके साथ Fg को आप G की वैल्यू नहीं, F ही समझो यार, फोर्स है Fg, मतलब फोर्स ऑफ रोटेशन। F मल्टीप्लाई बाय R m1 m2। F की यूनिट क्या है, न्यूटन। रेडियस की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ये क्या है, केजी। ये क्या है, केजी। तो ये केजी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। इसको ऊपर ले आओ तो फिर कैसे बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये G की यूनिट होती है, SI यूनिट। SI यूनिट है G की, ये फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहती है। तो मैंने अब एक और चीज आपसे डिस्कस करनी है कि न्यूटन जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये ओबे करता है किसको, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बाहर इंतजार करें, हम आएंगे। तो कैसे ओबे कर रहा है इस चीज को हम समझ रहे हैं जी अभी। तो देखिएगा, सुनिएगा, जानिएगा, कहिएगा, बोलिएगा। ठंड है ना, ठंड है। अब देखें, मैंने कहा कि ये दोनों फोर्सेस क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है।
इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जब होगी तभी हम बोलेंगे ये एक्शन और रिएक्शन पेयर बना रहे हैं। एक्शन और रिएक्शन, मान ले इस मेस की वजह से इस बॉडी पे फोर्स लगेगी, इस वाले बॉडी की वजह से, और इस बॉडी की वजह से भी ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसको हम कह सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये जो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको F21 कहेंगे, या हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हुए भी ऐसे कुछ किया था। यहाँ पे है एक F12, ये दोनों फोर्सेस, इसका मतलब है फोर्स ऑन बॉडी टू ड्यू टू वन। इधर से पढ़ना है, इसके इस टू से पढ़ना है, इसका इधर से पढ़ना है। फोर्स ऑन बॉडी टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू बॉडी टू। हम कैसे बोलेंगे? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इक्वल होगी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, लेकिन अपोजिट होगी। अपोजिट होने की वजह से ये क्या हो सकती है? माइनस F12 होगी, माइनस F12 के इक्वल होगी। The force on body 1, the force on body 1 due to body 2 is equal and opposite to the force on body 2 due to body 1. इंग्लिश समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? The force on body 1, या इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो। The force on body 1 by a body 2 is equal and opposite to the force on body 2 due to a body 1. Therefore, these two forces make a action and reaction pair forces. Therefore, these two forces are action and reaction pair. Hence, Newton universal law of gravitation obeys Newton third law of motion. ये क्वेश्चन आ सकता है, how Newton universal law of gravitation is obeys, how Newton universal law of gravitation obey Newton third law of motion, या ये कैसे न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो उस तरह उसमें आप ये चीज लिख देंगे। तो अगर ये चीज समझ आए अपनी वर्डिंग में लिख दो भाई, the force on both bodies, that is the F21 and F12, these two forces are equal and opposite, and equal in magnitude but opposite in direction. इस तरह भी लिख सकते हो। The force on body 1 by a body 2 is equal and opposite to the force on body 2 by a body 1, and therefore these two forces are equal in magnitude and opposite in direction, and hence these two forces makes action and reaction pair forces. Therefore, the Newton law of gravitation obeys Newton third law of motion. लिखवा तो इंग्लिश या हो गई है, ओके हो गई। अब देखिएगा, इसीलिए हम बोलते हैं ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। एक बहुत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निकल करके आता है कि क्या डिफरेंस है, जो हम बाद में देखेंगे। डज ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड हाउ? ये डीपीपी का क्वेश्चन बनता है, ये खुद से करना। डज द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, these two forces are basically a gravitational forces। यहां से आगे कंसेप्ट आ गया बच्चे, पहले वो रटाई चीजें थी, अब ये कंसेप्ट की बात हो रही है। ठीक हो गया कि डज ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड हाउ? ठीक हो गया। तो ये भी आपका पास है, यही को आंसर लिख देना है आपने इसमें। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ? ठीक हो गया, ये भी आप लिख सकते हैं। ये डीपीपी है, ये आपने खुद से लिख के लानी है। ये क्वेश्चन आपने खुद अपनी वर्डिंग में लिख के लाना है डीपीपी में। डज gravitational forces, thus the gravitational forces obeys, क्या बोल रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये एक क्वेश्चन है। फिर why is the law of gravitation called universal law? Why is the, ये भी आपने ढूंढ के लाना है। Why is the, अपने वर्डिंग में लिखना है। Why is the law of gravitation
ओबेस, ओबेस नहीं लिखना है। व्हाई इज द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ? ये क्वेश्चन ठीक हो गया। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी इससे जुड़े होते हैं, लेकिन वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल के साथ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ें हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।